हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका इस बेहतरीन से खूबसूरत से चैनल पर स्वागत है और मैं ब्रजेश जादौन एक बार आपका फिर से वेलकम करता हूँ इन क्लास ऑफ फिजिक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ हमारा पार्ट ऐसा आया है जो हमारे आगे भी काम आएगा फिजिक्स में, और एक टॉपिक ऐसा है जो हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो टॉपिक क्या है वो देखते हैं आज का। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल लागू, टॉर्क इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैं आपको केवल एक टॉपिक पर लेकर जा रहा हूँ, बल आघूर्ण टॉर्क के ऊपर। ये टॉपिक आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। अगर किसी के समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इसको अपन वापस से पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से। तो टॉर्क या बल आघूर्ण क्या होता है? मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ बल आघूर्ण। ये जो टॉपिक है इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले बल आघूर्ण पढ़ते हैं। बल आघूर्ण, टॉर्क क्या बोलते हैं? इसको टार्क बोलते हैं। बल आघूर्ण इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये पता होना चाहिए आपको। इसको लिखते हैं इससे, इसको क्या बोलते हैं? टाउ। टाउ हिंदी बोल सकते हैं अपन, आप तो याद रखना है। टाउ बोल सकते हैं, कुछ लोग टॉय बोलते हैं। ओके, इसका एक साइन है, ये साइन है, प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। किसको? बल आघूर्ण को, टॉर्क को। उल्टा दो होता है, ऐसे सीधा दो ये हुआ तो उल्टा दो ये हो गया। क्लियर बात? अच्छा, टॉर्क, बल आघूर्ण, टाउ। शुरू करते हैं अपन। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये बल आघूर्ण समझना है अपन को क्या होता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको फोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ये पूरा टॉपिक आपको अभी क्लियर होगा। एक मेरे पास बॉडी है, इस बॉडी पर, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, क्या होता है? सेंटर ऑफ मास सीएम लिख देते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई बॉडी है, इस बॉडी का, पूरी बॉडी का, इस पूरे सिस्टम का जो मास होता है, इस पूरी बॉडी का, पूरे सिस्टम का जो मास होता है वो अगर यहाँ पर लाई करता है, टोटल मास ऑफ सिस्टम आई लाई ऑन ए सेंट्रॉइड। कहाँ पर लाई करता है? उसके सेंट्रॉइड पर, केंद्रक बिंदु पर। यदि किसी निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान उसके कहाँ करता है? लाई क्यों, कहाँ स्थित होता है? उसके केंद्रक पर। जैसे क्या होता है कि यहाँ एक हमारे पास, इसको मैंने कहा CM, सुनना मेरी बात, मैं बात करूँ द्रव्यमान केंद्र की, कि पूरी बॉडी का, इस पूरी बॉडी का मास m है और इसका जो केंद्र बिंदु है वो ये है। तो इसे बोलेंगे द्रव्यमान केंद्र। अगर मान लो यहाँ इस पूरी बॉडी में एक मास m1 है, एक मास m2 है, एक मास m3 है। अगर ये डिस्टेंस r1 हो गई, ये r2 हो गई, ये r3 हो गई, ऐसे बहुत सारे मास इस सिस्टम के अंदर पड़े हुए हैं और सबकी वजह से यहाँ पर नेट फोर्स मिलता है। और जहाँ पर नेट फोर्स मिलता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, केंद्रक। सेंट्रॉइड पर यहाँ मिलता है। तो अभी ये भी 11th का टॉपिक है। अभी मैंने एक बॉडी ली, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास मैंने यहाँ मान लिया। समझ में आया सेंटर ऑफ मास क्या होता है? पूरी बॉडी का, जहाँ पर उस पूरी बॉडी का जो मास होता है वो लाई करता है, जहाँ केंद्रित होता है पूरी बॉडी का द्रव्यमान, उसको बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। अब एक बॉडी है हमारे पास, इस बॉडी पर, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ है। यहाँ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी मान सकते हैं। मैं एज ए प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो इस बॉडी पर मैंने फोर्स लगाया। अगर मैं इस बॉडी पर यहाँ फोर्स लगाता हूँ F, तो आप मुझे बताओ ये बॉडी कहाँ जाएगी?
ये बॉडी आगे जाएगी। क्लियर है? याद रखना मैंने फोर्स का लगाया है, सेंटर ऑफ मास पे लगाया है। अगर मान लो इधर से फोर्स लगाते हैं इसके ऊपर तो बॉडी इधर जाएगी। और अगर आप इस पर ऐसे फोर्स लगाते हो तो बॉडी ऐसी जाएगी। बात समझ में आ गई? मतलब अगर किसी बॉडी के सेंटर पे फोर्स लगाते हो, सेंटर ऑफ मास से फोर्स लगाते हो, सेंटर पे नहीं सेंटर ऑफ मास से फोर्स लगाते हो, जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में हो। जैसे मान लो कोई बॉडी मैंने ऐसे ले ली, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ भी हो सकता है बेटा, क्योंकि यहाँ से ये डिस्टेंस, ये और फिर ये फिर ये लगभग बराबर होनी चाहिए। ये वाली इसके, फिर ये वाली इसके और ये वाली इसके। अगर मान लो ये छोटी है तो इसको अगर मैं बड़ा कर दूँ, यहाँ पर ऐसे कर दूँ तो ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। तो सबका अनुपात देखना है अपन को, ये बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है। ठीक है, तो एक अगर छोटी एक बड़ी हो जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको सबसे पहली बात ध्यान रखना है सेंटर ऑफ मास। वो जरूरी नहीं सेंटर पर हो, कहीं भी हो सकता है। मैंने एज ए प्रैक्टिकल यहाँ मान लिया सेंटर ऑफ मास मेरा यहाँ पर है। तो किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर, द्रव्यमान केंद्र पर जब बल लगाया जाता है, तो जब बल लगाएंगे तो सोचो क्या होगा। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर मेरे ऊपर कोई ऐसे फोर्स लगाएगा तो मैं पीछे जाऊँगा। अगर मैं यहाँ फोर्स लगाएगा तो हो सकता है ये वाला हिस्सा पीछे चला जाए। तो अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता तो कहानी कुछ और होती। मैंने इसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाया है तो ये बॉडी कहाँ जाएगी? आगे जाएगी। बॉडी इधर जाएगी, बॉडी इधर जाएगी। सिंपल सी बात है। आप सोच रहे हो सर ऐसे लगाएंगे तो ऐसे जाएगी, और ऐसे लगाओगे तो ऐसे चली जाएगी, और ऐसे लगाओगे तो ऐसे जाएगी। बात क्लियर हुई? अब बात ये आती है कि जब ये आगे जाएगी तो इसके पास कौन सा मोशन होगा, कौन सी गति होगी? तो इसके पास जो गति होती है उसको बोलते हैं रेखीय गति। इसका दूसरा नाम होता है स्थानांतरीय गति, इसको बोलते हैं लीनियर मोशन। ये बात समझ में आई? पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा आई थिंक। अब बात करते हैं अपन एक नया केस पढ़ते हैं अभी यहाँ पर। अब जैसे मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, इस बॉडी पर मैंने यहाँ फोर्स लगाया और एक फोर्स यहाँ लगाया। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? अगर इस बॉडी पर यहाँ फोर्स अपन F लगाया तो यहाँ भी F लगाया, बिल्कुल फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मैंने इसको वेक्टर रिप्रेजेंट किया है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, परिमाण समान है। जितना इधर से फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इधर से लग रहा है। अगर इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगता है तो यहाँ से भी प्यारे स्टूडेंट्स 10 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा। तो इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो कि दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। कहाँ लग रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। विपरीत दिशा में बल लग रहा है, चलो ठीक है, विपरीत दिशा में बल लगा तो अब क्या होगा सोचो। हमने देखा कि एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, सोचो क्या होगा। ये इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, ये ऐसे फोर्स लगाएगा और ये घूमेगी। बात समझ में आई? तो इसमें एक मोशन होता है रोटेशनल मोशन। गुणन गति, ठीक है। यहां मैंने एक बात बोली है कि दो फोर्स जब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि दो फोर्स जब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो क्या रोटेशनल मोशन होता है? यहां तो लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो दो फोर्स लग रहे हैं वो अलग अलग पॉइंट पे लगने चाहिए, ए और बी। ए अलग पॉइंट है, बी अलग पॉइंट है। अगर मान लो
मैंने ये बॉडी ली, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, मैंने अगर इस पर फोर्स F लगाया और यहाँ से भी मैंने फोर्स F लगाया, तो आप मुझे बता सकते हो कि इस बॉडी में कौन सा मोशन होगा? इस बॉडी में कोई मोशन होगा ही नहीं बेटा। ना अगर ये ऐसे फोर्स लगा रहा है, ये ऐसे फोर्स लगा रहा है, अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है तो ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है। इधर से 10 लगा रहा है, इधर से 10 लगा रहा है, बॉडी जाम हो गई, फिक्स हो गई। इसके भीतर, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी मोशन नहीं होगा, कोई भी गति नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पॉइंट लिखा, वो अधूरा लिखा है, विपरीत दिशा। विपरीत दिशा के साथ लिखना है अपन को डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर। तो अगर इसको घुमाना है हमको, अगर इसको घुमाना है तो हमने अगर यहाँ फोर्स लगाया, यहाँ फोर्स तो घूमेगी। अगर मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ मान लिया ए, ये भी तो ए हुआ इसका, दोनों एक ही जगह पे लग रहे हैं, दोनों एक ही रेखा पे लग रहे हैं, ये रेखा एक ही है इन दोनों की। तो सेंटर ऑफ मास पास हो रहा है, वो लाइन एक ही है। यहाँ भी तो मैंने आपको ये बताया था कि सेंटर ऑफ मास से फोर्स लगते हैं, आगे जाती है बॉडी, लेकिन जितना ऐसे लेकर जा रहे हैं उतना ही ऐसे आ रहा है। तो यहाँ मोशन नाम की कोई चीज उत्पन्न नहीं होगी, कोई गति नहीं होगी। तो पहली बात समझ में आई कि वस्तु को घुमाने के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए फोर्स लगेंगे दो, बराबर लगेंगे, परिमाण बराबर होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अलग अलग पॉइंट पर लगेंगे, कहाँ लगेंगे? अलग अलग पॉइंट पर लगेंगे। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आपको समझ में आया है? अगर फोर्स ऐसे लगता है तो लीनियर मोशन होता है। ये देखो, अगर इस फोर्स लगाएंगे तो आगे जाएगा। जैसे मान लो ये इसका सेंटर ऑफ मास हुआ, मैं फिर से फोर्स लगा रहा हूं तो ऐसे जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर मान लो एक बंदा इधर से फोर्स लगा रहा है, एक इधर से फोर्स लगा रहा है, दैट इज द सेम कंडीशन हियर, तो कहाँ जाएगा? ये कहीं नहीं जाएगा। सेंटर ऑफ मास से फोर्स लग रहा है, सोचो, और दोनों तरफ से ही लग रहा है यार, दोनों तरफ से लग रहा है। ये बॉडी रेस्ट में रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, कोई भी मोशन नहीं होगा इसके भीतर। अगर मान लो एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो सोचो क्या होने वाला, देखो घूमेगी। तो समझ में आया रोटेशनल मोशन के लिए क्या जरूरी है कि दो फोर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दो फोर्स होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, एक दूसरे के डिफरेंट पॉइंट पे होने चाहिए, और सेंटर ऑफ मास में नहीं लगने चाहिए। फोर्स सेंटर ऑफ मास पे नहीं लगने चाहिए। अगर मान लो ये दोनों फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लग गए तो कहानी ही खत्म हो जाएगी प्यारे बच्चों। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे। अगर मान लो ये एक बॉडी है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट और ये इसका सेंटर ऑफ मास। अगर मान लेते हैं हम कि यहां जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 10 न्यूटन का और यहां लग रहा है 15 न्यूटन का। बात क्लियर है ना? ये 10 था, ये 10 था, तो कौन सा मोशन हुआ था? रोटेशनल मोशन। अगर मान लो यहां 10 लग रहा है या 15 लग रहा है, तो दिमाग में चीज दौड़ती है कि सर इसका मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं है, इसका परिमाण तो समान नहीं है। बिल्कुल नहीं है बच्चों। अगर मान लो ये 10 है तो ये 15 है। मैं ये कहता हूं ये 10 लग रहा है, इसको मैं दो पार्ट बांटता हूं, 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन। अगर इसके ऊपर यहां पर 10 होता और यहां पर भी 10 है तो ये घूमती रोटेशनल मोशन करती। यहां 15 है, 15 है, तो इस 10 की वजह से 10 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से कौन सा मोशन करेगी बताओ? इसकी वजह से करेगी ये रोटेशनल मोशन। घूर्णन गति करेगी। और ये जो 5 है ना, ये जो 5 है, इसकी वजह से कौन सा मोशन करेगी? ये लीनियर मोशन करेगी, रेखीय गति करेगी। आया नहीं आया? आया?
तो देखो क्या होता है, सोचो एक बार, यहाँ 10 लग रहा है या 15 लग रहा है, ये घूमेगी, ये आगे भी जाएगी, आगे कौन लेके जा रहा है इसको? 5, घुमा कौन रहा है इसको? 10। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों मोशन समझ में आ गए आपको। सेंटर ऑफ मास से फोर्स लग रहा है, लीनियर मोशन होगा। अगर सेंटर ऑफ मास से फोर्स नहीं लग रहा है, डिफरेंट पॉइंट पे लग रहा है, तो कैसा मोशन होगा? रोटेशनल मोशन होगा। अगर अपोजिट लग रहा है दोनों तरफ से सेंटर ऑफ मास पे, तो कोई मोशन नहीं होगा। यहाँ 10, ये 15, ये वाली बात समझ में आई आपको। अब अपन देखते हैं आगे वाला पार्ट कि जो रोटेशनल मोशन होता है, रोटेशनल मोशन जो है वो किस किस बात के ऊपर डिपेंड करता है। मैं बोर्ड साफ करता हूँ, 1 मिनट। तो देखो अब है हमारे पास कि बल जो है, टॉर्क जो है वो किस किस बात पर निर्भर करता है? बल आघूर्ण की निर्भरता की स्थिति। डिपेंडेंसी। तो पहली बात तो ये डिपेंड करता है आपका फोर्स कैसे होने चाहिए, आपके अपोजिट होने चाहिए। बल कैसा होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए। दूसरी बात, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए? बल का जो परिमाण है वो समान होना चाहिए। बल का परिमाण कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे इधर से 10 लग रहा है, इधर से 10 लग रहा है, और अपोजिट लगना चाहिए। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट, सेंटर ऑफ मास पर नहीं लगना चाहिए। डज नॉट अप्लाई ऑन सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमको बहुत बेसिक है, ये याद रखना है अपन को। ठीक है, इसके बारे में अपन चलते हैं अब थोड़ा सा आगे। चल चल अब जैसे मान लो एक बॉडी है अपने पास, इस बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है F1, एक लग रहा है F2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो है अपने पास R। डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की? R है। तो मैं कह सकता हूं F1 एंड F2, वही कहानी है, F1 एंड F2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। F1 व F2 देखो कैसे हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहे हैं। व F2 एक दूसरे कैसे हैं? लंबवत है। और दोनों के बीच की डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर। दोनों के मध्य की लंबवत दूरी, दोनों के मध्य की लंबवत दूरी कितनी है भाई? आर है। अपन कह सकते हैं कि F1 F2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये बात समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये आगे काम आएगी। और ये जो बीच की दूरी है R, अगर इसको यहाँ लेंगे, इसको यहाँ लेंगे तो कम हो जाएगी और कम हो जाएगी और कम हो जाएगी। और अगर ऐसे करते जाएं इसको ऊपर लेके आए, एक समय यहाँ आ जाएगा F2 F1 रेस्ट में आ जाएगा। अब बात ये करते हैं कि जो टॉर्क है या वो कहाँ मिलता है देखने के लिए, और इसका हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं टॉर्क किस बात पर डिपेंड करता है, टॉर्क के लिए क्या क्या होना जरूरी है। अब यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा हमारे पास। जैसे मानो हमने एक चीज़ देखी है, कई बार शोरूम में जाते हैं
सर्विस करवाते हैं गाड़ी की, तब जो मैकेनिक होता है, ऑटोमोबाइल वाला जो मैकेनिक होता है, वो कुछ काम करता है, आपकी गाड़ी के नट खोलता है चाबी से, की से उसके नट खोलता है। तो देखो क्या होता है, अगर मान लो ये आपका जो नट या बोल्ट है इसको खोलना है, ये की है पूरी, क्या है की। अब क्या होता है कि मुझे इसे फोर्स लगाना है, क्या लगाना है, फोर्स। इसके सेंटर से डिस्टेंस एक ये ए बी सी, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल समझना बहुत अच्छी तरीके से, मज़ा आएगा समझने में आपको। ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने मेंशन किया है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ये आपकी जो नट है उसको खोलना है, वो है ये चाबी से घुमाते हैं अपन, देखा होगा आपने, चाबी देखिए, चाबी से घुमाते हैं नट खोलने के लिए। ये 10 सेंटीमीटर, 20 और ये 30। अगर मैं यहाँ पर एक फोर्स लगाता हूँ 100 न्यूटन का, किस पॉइंट पर लगाया, ए पॉइंट पर, तो मैं देखता हूँ फोर्स लगा रहा हूँ एफ, तो क्या होता है, ये खुलती नहीं है, नहीं खुलती। कौन से पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। अब क्या करते हैं अपन, 100 न्यूटन का फोर्स यहां लगाया हुआ है, इसी 100 न्यूटन को मैं यहां लगा देता हूं, तो ये थोड़ी सी खुलती है, मतलब थोड़ा सा फोर्स, देखो जितना फोर्स यहां लगा उतना ही फोर्स यहां लगा है। ये डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर पे उतना ही फोर्स लगाया जाता है जितना 10 सेंटीमीटर पर लगाया गया था, बट यहाँ पर ये फोर्स लगने के बाद में ये जो आपका नट है ये खुलना शुरू हो जाता है, जो स्विच है, जो बोल्ट है, वो खुलना शुरू हो जाता है। अगर उतना ही फोर्स मैं यहाँ लगाऊं तो ये इजी गोइंग खुल जाता है, मतलब जिस 100 न्यूटन के फोर्स से यहाँ पर नहीं खुलाता, यहाँ थोड़ा सा खुलाता और यहाँ पर पूरी तरह से खुल जाता है। तो पहली बात तो जो टॉर्क है, जो टॉ है, इसका घूमना ही टॉर्क है, इसके जो घूम रहा है ना, इसका घूमना ही टॉर्क है। किसी वस्तु पर जब बल आरोपित करते हैं तो उसका जो घूमना होता है उसके अक्ष के सापेक्ष उसे बोलते हैं बल आघूर्ण, टॉर्क। तो ये घूम रहा है, कब, इसकी वजह से, इसकी वजह से घूमा नहीं, थोड़ा सा खुला, और इसकी वजह से क्या हुआ, बिल्कुल ही नहीं हिलाई। तो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, और डिस्टेंस कैसी, परपेंडिकुलर। अगर मान लो यहां पर ए पॉइंट पर अगर मैं 200 न्यूटन का फोर्स लगा दूं तो ये खुल जाता है, तो ये खुल जाता है। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, टॉर्क जो होता है वो डिपेंड कर रहा है यहां पर दो चीजों पर, फोर्स बढ़ाने पर टॉर्क क्रिएट हो जाता है, डिस्टेंस इंक्रीज करने पर टॉर्क क्रिएट हो जाता है, दूरी बढ़ाने पर बल आघूर्ण बढ़ता है, उत्पन्न होता है, अगर नहीं है तो उत्पन्न हो जाएगा और कम है तो ज़्यादा हो जाएगा, और फोर्स बढ़ाने पर भी टॉर्क इंड्यूस होता है। तो टॉर्क डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर भी। तो यहां से फॉर्मूला बनता है टॉ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। ये बात समझ में आ गई। अब इसको ऊपर एक बार प्रूव करते हैं, यहां से थोड़ा सा मैं बोर्ड साफ कर देता हूं। देखो टॉर्क जो है वो डिपेंड करता है आर के ऊपर और एर के ऊपर, आर के ऊपर और एफ के ऊपर। आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ क्या है, फोर्स,
टॉर्क क्या है? बल आघूर्ण। टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यहाँ इसके ऊपर वेक्टर है, इसके ऊपर वेक्टर, और ये हमारे पास क्या है? टॉर्क, इसके ऊपर वेक्टर है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। अभी थोड़ा वेक्टर के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो जैसे मान लो मेरे पास दो पॉइंट है ए और बी, इस पर एक फोर्स ऊपर लग रहा है F1, और उतना ही मैग्नीट्यूड का एक फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे। कितना है ये? F2। एक पॉइंट मैंने यहाँ एज्यूम किया, ये डिस्टेंस आपकी हुई R1 और ये हो गई आपकी R2। क्लियर है? अब एक टॉर्क यहाँ क्रिएट होगा T1 और एक टॉर्क यहाँ क्रिएट होगा T2, क्योंकि टॉर्क के लिए दो चीज़ों का होना जरूरी है, फोर्स का भी और डिस्टेंस का भी। तो जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि अपन कहें T1, टॉ कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितनी है परपेंडिकुलर? ये देखो यहाँ तक R2, फोर्स कितना है? F1, तो F1 इंटू R1, और यहाँ से फोर्स टॉर्क कितना है? देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, T2, फोर्स F2, डिस्टेंस कितनी है यहाँ से? सॉरी, F1, दिस इज R1, दिस इज R2, F2, R2। अब मैं बात करता हूँ टोटल टॉर्क कितना हुआ? मतलब नेट टॉर्क, कुल बल आघूर्ण। भाई एक पॉइंट ए है, ये उस पर ऊपर फोर्स लग रहा है, इस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, यहाँ इस सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 हुई, फोर्स F2 नीचे, F1 ऊपर, टॉर्क ऊपर क्रिएट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये हो रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये ऊपर, ये नीचे, देखो एक बार एंटी क्लॉकवाइज। इसने टॉर्क क्रिएट किया T1, इसने क्रिएट किया T2, दोनों ने निकाल दिया। अब निकालते अपन नेट टॉर्क कितना आया, तो T इक्वल टू T1 प्लस T2, T इक्वल टू, अब आपको मैंने बताया हुआ है जब भी टॉर्क क्रिएट होता है तो फोर्स सेम होता है, तो T1 की वैल्यू कितनी है? F1 R1 प्लस F2 R2। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि F1 किसके बराबर है? F2 के बराबर है। क्लियर है बात? F हो गया ये, ओके। एक चीज ध्यान रखो, ये R2 और ये R1 किसके इक्वल है? R के, मतलब मैं कह सकता हूँ R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहाँ से आते हैं T इक्वल टू F इंटू R प्लस F इंटू R। बात क्लियर है? तो देखो क्या हुआ, यहाँ से हमारे पास में ये R1 और ये R2, F कॉमन आ गया, R1 प्लस R2। अब R1 प्लस R2 कितना होता है भाई? R होता है, तो T इक्वल टू कितना हुआ? F इंटू R। T इक्वल टू R क्रॉस F। ये भी होता है लेकिन इसके अपोजिट होता है, ये भी आपको बताएंगे वेक्टर फॉर्म में पढ़ाएंगे अभी थोड़ी देर में आपको। तो T इक्वल टू R क्रॉस F हमारे सामने मिला है। एक्चुअल फॉर्मूला ये है, कई बार बच्चे लिख देते हैं T इक्वल टू F क्रॉस R, हालांकि ये फॉर्मूला लग जाता है बट इक्वल नहीं होते दोनों, ठीक है, वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हमें एक बात पता लगी, अगर मान लो यहाँ पर ये पता लगा कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क बल आघूर्ण, टॉर्क इज ए कपल ऑफ फोर्स, which one part is fixed। मतलब जो टॉर्क होता है, बल आघूर्ण होता है, वो दो फोर्स से मिलकर बना होता है, कपल ऑफ फोर्स, दो बलों के युग्म से, बल युग्म क्या होता है? बल आघूर्ण, जिसका एक भाग क्या होता है? फिक्स होता है, निश्चित होता है, या कह सकते हैं स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। जैसे सुनो, ये समझ में आया आपको? फॉर्मूला आया T इक्वल टू R क्रॉस F। अगर मान लेते हैं
यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ एक बार इस फॉर्मूले से, अगर मैंने कहा R2 बराबर 0 हो जाए, R2 बराबर कितना हो जाए, 0 हो जाए, ये पूरा 0 हो गया, मतलब R1 यहाँ तक आ जाएगा, मतलब R1 इक्वल टू R हो जाएगा, होगा नहीं होगा? अगर इसको 0 कर दूँ इसको कहाँ ले जाऊँ मैं यार, सिंपल सी बात है, यहाँ पॉइंट नहीं है, यहाँ आ गया, तो ये पूरा कितना हो गया, R1, और R1 किसके इक्वल हो गया, R के। जब ये इसके इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर आते हैं एक बार, टॉ इक्वल टू F इंटू R प्लस 0, तो टॉ इक्वल टू F क्रॉस R वेक्टर। मतलब कहने का ये है कि फोर्स तो लग रहा है दोनों तरफ से, फोर्स तो दोनों तरफ से लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, बट ये डिस्टेंस जो है वो R हो जाती है और ये 0 हो जाती है। तो टॉर्क के लिए फोर्स अपोजिट होना चाहिए, मैं वही पहले वाली बात पर आ रहा हूँ, घूमने के ऊपर। तो टॉर्क क्या है, घूमना ही तो है एक तरह का, अपोजिट लगता है फोर्स, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसके बीच की। बात क्लियर है? अब एक बार इसको साफ करते हैं एक बार।